हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना 12th का केमिस्ट्री शुरू कर रखा है। तो उसके अंदर हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। एक हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हम लोगों ने उपसंयोजक यौगिक शुरू किया था, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, उससे रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना। वैसे नोट्स वगैरह आपको मिल गए होंगे। और इस चैप्टर के जो अभी मैंने लास्ट कंप्लीट किया है उपसंयोजक यौगिक, इसके आपके जितने भी लास्ट ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, वो सारे मैं आपको भेज दूंगी, तो वो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स आपको मिल गए होंगे आई थिंक। तो उसमें जो भी कुछ क्वेश्चन वगैरह हो जाए, कुछ रह जाए, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो नया चैप्टर अपना हम लोग स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर। 4 चैप्टर हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 5th चैप्टर जो कि हमारा है पृष्ठीय रसायन या पृष्ठ रसायन, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री वाला ये जो चैप्टर है, ये आपके जो एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। तो ये कितने मार्क्स का हो गया? 4 मार्क्स का। ठीक है, एक तो आपका जो केमिकल काइनेटिक्स था वो भी 4 नंबर का है, और एक आपका ये सरफेस केमिस्ट्री है, ये भी 4 नंबर का है। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो न्यूमेरिकल कुछ नहीं बनता है, न्यूमेरिकल का चैप्टर नहीं है ये। जो 4th चैप्टर था वही था न्यूमेरिकल का, ये न्यूमेरिकल का चैप्टर नहीं है। ये ओनली एंड ओनली थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो थ्योरी से ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पूरा थ्योरी का ही चैप्टर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें पुटअप होंगे। ठीक है, इसके अंदर जैसे एक तो छोटा क्वेश्चन बनता है, जो आपके 12-13 छोटा क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, और एक आपके 3 बड़े क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, उसमें से एक क्वेश्चन इसका आ जाता है। तो ऐसे करके टोटल 4 नंबर का क्या आता है, क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में होता क्या है। देखो, नाम से क्या है, पृष्ठ रसायन। पृष्ठ क्या होती है? किसी भी सतह जिसको बोल सकते हैं, किसी भी जो सरफेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वही क्या हमारी पृष्ठ है ना। तो जो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें सरफेस पे होने वाली जो परिघटना होती है, उनका अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री की या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जो सरफेस पे जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, सरफेस पे जितनी भी घटनाएं होती है, उनका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? आपका पृष्ठ रसायन के अंदर किया जाता है। तो पृष्ठ रसायन के अंदर जो हम लोग क्या सरफेस पे होने वाली रिएक्शंस होती है, सरफेस पे जो भी परिघटनाएं होती है, उनका क्या करते हैं हम लोग? अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? पृष्ठ रसायन। ओके, अब सरफेस पे होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं, उसका डिटेल से हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सी सरफेस पे होने वाली क्रियाएं हैं। ठीक है, तो एक आपकी जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट परिघटना होती है, वो होती है आपकी अधिशोषण। जिसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। देखो, एक तो होता है आपका अवशोषण, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अवशोषण अलग चीज है, और ये है अधिशोषण, दैट इज एडजॉर्प्शन। देखो, अवशोषण और अधिशोषण में अंतर क्या है? अवशोषण का मतलब क्या होती है? जब जो एक हमारा जो भी कंटेंट होता है, उसके अंदर जो दूसरा जो पदार्थ आएगा, वो अगर उसके अंदर समान रूप से फैल जाता है। मान लो आपका जैसे स्पंज है, स्पंज के अंदर आपने क्या किया, उसको पानी के अंदर डिप किया, तो स्पंज को जैसे ही आपने पानी के अंदर डिप किया, वो स्पंज पूरी तरह से गीला हो गया। जैसे आप कॉटन लेते हो, स्पंज छोड़ो, कॉटन सबने देखा है, रुई सबने देखी हुई है। रुई को जैसे आप पानी के अंदर डिप करोगे, तो पानी उसमें पूरी तरह से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, पूरे समान रूप से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, और कॉटन पूरी तरह से क्या हो जाएगी? गीली हो जाएगी। दैट प्रोसेस इज नॉन एज दिस अब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? अब्जॉर्प्शन, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं अवशोषण, जिसमें एक जो पदार्थ का दूसरे पदार्थ में समान रूप से क्या होते हैं? फैल जाते हैं। वो प्रक्रिया हमारी हो गई अवशोषण। हम लोग यहाँ पर अवशोषण में तो क्या हो गया? पूरे कंप्लीटली मॉलिक्यूल के अंदर हो गया, तो वो सतह पे होने वाली अभिक्रिया नहीं है, वो सतह पे नहीं है, तो हम लोग उसको इसमें काउंट नहीं करते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अधिशोषण। अधिशोषण के अंदर क्या होता है? देखो, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसको आपने पानी के अंदर डिप किया, क्या होगा? एक टाइम पे आपने क्या किया, कॉटन लिया, और एक टाइम पे लकड़ी का टुकड़ा लिया, दोनों को एक साथ आप पानी के अंदर डालो। ठीक है, कॉटन को निकालोगे पूरी तरह से गीली मिलेगी, लकड़ी के टुकड़े को निकालोगे बाहर से वो क्या मिलेगा? गीला मिलेगा। ठीक है,
तो लकड़ी के टुकड़े में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ सतह पर ही क्या हुआ है, वो गीला। यानी वहां पर जो आपके बॉन्ड बने हैं वो कहाँ पे बने हैं, ओनली सतह पे बने हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो रही है, जो भी रिएक्शंस हो रही है सतह पे हो रही है, इसलिए वो किसके अंदर आ जाती है, पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो अधिशोषण क्या होती है, जब किसी भी पदार्थ का आकर्षण जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सतह पे होता है, सतह पे होता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी अधिशोषण। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सतह पे होगा तो क्या कहलाएगी, आपकी अधिशोषण। ठीक है, तो यानी कि मान लो हमारा ये जो हमने लकड़ी का टुकड़ा लिया, इस पर पानी के जो अणु हैं वो यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सतह पे हो रही है ये अभिक्रिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा अधिशोषण प्रक्रिया बोलते हैं। उसी टाइप से अगर आपने क्या लिया, एक कॉटन लिया, तो उसमें पानी के मॉलिक्यूल क्या हो गए, अंदर तक भी चले गए और बाहर भी, और पूरी तरह से उसको क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। तो ये पूरी प्रक्रिया ये समान रूप से फैल जाती है, जबकि इसमें सतह पे होता है। तो ये प्रक्रिया तो आपकी क्या होती है, अधिशोषण, ये आपकी होती है अवशोषण। समझ आया, अधिशोषण प्रक्रिया क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ सतह पे अगर हम लोग का क्या होता है, अवशोषण होता है, सतह पे अवशोषण, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषण प्रक्रिया कहते हैं। अब अधिशोषण में दो प्रकार की चीजें आती है, दो प्रकार को आपको समझना होता है टर्म्स। एक होता है आपका अधिशोष्य, और दूसरा होता है आपका अधिशोषक। ये दोनों टर्म्स क्या है, अधिशोषक क्या है, जो पदार्थ सांद्रित होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये पानी है, ठीक है, और ये एक आपका क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है। तो यहाँ पर अधिशोषक क्या है, अधिशोषक की डेफिनेशन हम लोग क्या बताते हैं, जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर सांद्रित होता है, तो ये सांद्रित होने वाला जो पदार्थ है वो आपका क्या कहलाता है, आपका अधिशोषक। तो अधिशोषक इस केस में देखो, सांद्रित कौन हो रहा है, कौन आके जम रहा है, पानी, तो यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा, आपका अधिशोषक। ठीक है, अगर हम लोग अधिशोषक की बात करें तो उस अधिशोषक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिस सतह पर या जिस पदार्थ पर आके दूसरा पदार्थ क्या होता है, सांद्रित होता है, वो सतह हमारी क्या कहलाती है, अधिशोषक। तो यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा क्या हो जाएगा, अधिशोषक। मान लो आपको एक चीज बताते हैं कि ये मान लो हमारी एक सतह है, इसकी सतह पे दूसरी जो आके क्या होगी, हमारी सतह आगे जम गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मान लो ये हमारी सतह है और इस पे दूसरी सतह आके क्या हो गई है, जम गई है। अब ये वाली जो सतह, ये वाली सतह या फिर ये जो जमा है ये पदार्थ, ये हमारा क्या कहलाएगा, अधिशोष्य, और ये जो नीचे वाला जो पदार्थ जिस पर आके ये जमा था वो क्या हो जाएगा, हमारा अधिशोषक। ठीक है, तो ये हमारे दो टर्म्स ऐसे होते हैं, जो मतलब इसमें टर्म्स आते हैं कुछ, वो पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो अधिशोषक क्या हो गया, ये समझ आ गया, अधिशोषक क्या हो गया, ये समझ आ गया। ठीक है, और आपका होता है सक्रिय केंद्र, जहां पर पदार्थ सांद्रित होता है वो कहलाते हैं अंतरापृष्ठ, जिस पृष्ठ पर पदार्थ सांद्रित होता है वो अंतरापृष्ठ हो गया। ठीक है, ये बात खत्म। अवशोषण प्रक्रिया हो गई, अधिशोषण प्रक्रिया हो गई। उसके नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है, अवशोषण की बात भी हमने कर ली कि अवशोषण जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, आपकी अवशोषण प्रक्रिया क्या होती है कि अगर कोई भी पदार्थ में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या होता है, समान रूप से फैल जाता है, समान रूप से फैल जाता है, तो वो क्या प्रक्रिया हो जाएगी, आपकी अवशोषण। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, कॉटन को पानी के अंदर डिप किया, तो भी वो क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, अवशोषण ही होगी। या फिर आप लोग बोल सकते हो आपने क्या किया, चौक को पानी के अंदर डाला, तो क्या होगा, चौक पूरी तरह से गीला हो जाएगा ना, तो वो भी क्या होगी, आपकी अवशोषण प्रक्रिया। या आपने बिस्किट को दूध के अंदर डाला, तो वो क्या होता है, बिस्किट पूरी तरह से क्या होता है, उसके अंदर अब्जॉर्प्शन हो जाता है दूध का या चाय का, जो भी आपने जिसके अंदर भी डाला है। तो अब क्या हो गया, फिर वो टूट के पूरी तरह से उसके अंदर ही गिर जाता है ना, ऐसा भी होता है। तो ये प्रक्रिया क्या हो जाती है, अवशोषण। अवशोषण के अंदर क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो अधिशोषण के उदाहरणों की बात करें कि भाई अधिशोषण कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो उदाहरण में अगर हम बात करें तो देखो, आप लोगों को पता होगा कि जब कोई भी ऐसे नमी युक्त पदार्थ होता है, नमी युक्त वातावरण होता है, जैसे कि मान लो हमारे रूम के अंदर ह्यूमिडिटी हो रखी है, नमी हो रखी है, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे
कि जब भी कोई नमी युक्त पदार्थ होता है तो ऐसा कोई पदार्थ लेके आएंगे जो पूरी नमी को क्या कर ले, अब्सॉर्ब कर ले। यानी कि जो वहां पे पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं, अगर उनको अब्सॉर्ब कर ले तो वो क्या कहलाएगा, आपका अधिशोषण प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे पदार्थ को डालेंगे जो कि रूम के अंदर से जितनी भी ह्यूमिडिटी है, जितनी भी नमी है, उसको क्या कर ले, अब्सॉर्ब कर ले। अगर उसको अब्सॉर्ब कर लेगा तो वो प्रक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, अधिशोषण। अब देखो क्या होता है कि जो हमारी सिलिका जेल होती है, ठीक है, सिलिका जेल जो होती है वो हमारे अधिशोषक का काम करते हैं। ऐसे चारकोल जो होती है हमारे, वो भी क्या होती है, अधिशोषक का काम करती है। अधिशोषक मतलब जिस सतह पे आके जो दूसरा पदार्थ क्या आते हैं, आके जमता है, वो क्या कहलाती है, हमारी अधिशोषक। तो जो सिलिका जेल होती है, अगर आपने उसको रूम के अंदर रख दिया, ठीक है, सिलिका जेल को आपने रूम के अंदर रख दिया, तो रूम के अंदर जितनी भी आपकी नमी है, जितनी भी वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, ह्यूमिडिटी है, वो सारी उसके सतह पे क्या आके इस टाइप से अवशोषित हो जाएंगी। सतह पे क्या होंगी, अवशोषित, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अधिशोषित, सतह पे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी सिलिका जेल के अंदर क्या हो जाएगा, इस सतह पे जो भी आपके पानी के ड्रॉपलेट्स है वो आके जम जाएंगे। ठीक है, तो जो एनवायरमेंट के अंदर जितने भी पानी था उससे क्या हो गया, वो सारा सिलिका जेल ने सोख लिया, तो अब एनवायरमेंट क्या हो गया, ड्राई। ठीक है, तो पहले जो नम वातावरण होता है उसको शुष्क बनाने के लिए, ड्राई बनाने के लिए हम लोग वहां पे क्या रख देते हैं, सिलिका जेल रख देते हैं, जिससे वातावरण क्या हो जाता है, शुष्क या ड्राई हो जाता है। यह आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो आपका वातावरण को शुष्क बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। सिलिका जेल में होता क्या है कि सिलिका जेल अपनी सतह पर जो पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको क्या कर लेती है, अधिशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से वातावरण में कोई भी ड्रॉपलेट्स नहीं रह पाती है और वातावरण क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। अब देखो, अधिशोषण जो होता है ना, वो दो प्रकार से हो सकता है। कैसे, दो प्रकार से कैसे हो सकता है कि एक तो बहुत ज्यादा अधिशोषण होता है, यानी कि जब यहाँ पर किसी भी सतह पे आके दूसरा जो पदार्थ हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे आके जम गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक अधिशोषण। ये टाइप नहीं है, ये बस प्रकार के हैं कि भाई इतने दो प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक तो धनात्मक अधिशोषण। तो धनात्मक अधिशोषण हम लोग कब बोलते हैं, जब किसी भी जो अधिशोषक की जो सतह है उस पर जो दूसरा अधिशोष्य जो है उसकी मात्रा क्या हो, सांद्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या हो, आपकी ज्यादा हो। तो अगर सांद्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, आपका धनात्मक अधिशोषण। और इसके बजाय में अगर मान लो यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में क्या हुआ, सतह पे अधिशोषण हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक अधिशोषण। तो जस्ट आपको ज्यादा याद करने की, धनात्मक अधिशोषण प्रकार में मत लिख के जाना, प्रकार पूछे जाते हैं बट प्रकार में ये नहीं आएंगे। ये दो प्रकार से ऐसे होता है कि या तो धनात्मक हो सकता है, अगर ज्यादा अधिशोषण हो रहा है तो हम उसको धनात्मक बोल देते हैं, अगर कम हो रहा है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ऋणात्मक अधिशोषण कह देते हैं। ठीक है, देखो आपको थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा देती हूँ। पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने कि अधिशोषण प्रक्रिया होती क्या है। अधिशोषण प्रक्रिया क्या होती है, अगर सतह पे क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सतह पे अणुओं का जो आकर्षण, यानी एक अणु दूसरे अणु को आकर्षित करता है सिर्फ सतह पे, तो वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, अधिशोषण प्रक्रिया कहलाती है। अब अधिशोषण प्रक्रिया के अंदर दो हमारे क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। एक हमारा होता है अधिशोष्य। अधिशोष्य क्या होता है, जो पदार्थ आके दूसरी पदार्थ पे क्या होता है, मान लो सांद्रित होता है। यहाँ पे ये पदार्थ बाहर से आ रहा है और इस पदार्थ पे आके जम रहा है, तो ये वाला जो पदार्थ आके जमा है ये हमारा क्या कहलाएगा, अधिशोष्य। और ये जो जिस पदार्थ पे आके जमा है वो पदार्थ हमारा क्या कहलाएगा, अधिशोषक। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या होती है कि इसके अंदर अवशोषण प्रक्रिया। अवशोषण क्या होती है, अगर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैल जाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी अवशोषण। अवशोषण के अंदर क्या होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैल जाता है। जैसे हम कॉटन को पानी के अंदर डिप करें, या फिर हम लोग बोल सकते हैं चौक को पानी के अंदर डिप करें, या फिर आप बिस्किट को चाय के अंदर डिप करो, वो भी क्या आ रहा है,
अवशोषण प्रक्रिया के अंदर आता है। ठीक है, तो यानी कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या होता है, समान रूप से फैल जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमने क्या बात की कि अब जो अधिशोषण होता है उसके उदाहरण की बात करते हैं। ठीक है, अधिशोषण में एक उदाहरण हमने बताया कि एक उदाहरण क्या बताया कि अगर जो सिलिका जेल होती है उसको अगर हम लोग रूम के अंदर रखते हैं तो जो हमारा वातावरण होता है वो शुष्क हो जाता है। वो शुष्क क्यों हो जाता है, क्योंकि जो भी वातावरण के अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स थे वो क्या हो गए, सिलिका जेल पे आके इस प्रकार से जम जाते हैं। तो जो भी पानी के ड्रॉपलेट्स थे वो सिलिका जेल पे जमने के कारण क्या हो गया, पूरा वातावरण हमारा शुष्क हो गया या ड्राई हो गया। ठीक है, अगर उसके बाद में और बात करें तो चारकोल होता है। चारकोल भी क्या करता है, अधिशोषक का काम करता है। तो इस चारकोल के अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी रंगीन अशुद्धियां होती है, शर्करा का विलयन है, ये मान लो क्या होता है, शर्करा का विलयन। ठीक है, ये शर्करा के विलयन में जो रंगीन अशुद्धियां हैं, ठीक है, यानी अशुद्धियों के रूप में क्या है, रंगीन पदार्थ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर चारकोल डालते हैं। ठीक है, हमने इसके अंदर चारकोल डाला तो चारकोल क्या करेगा, जितने भी यहाँ पर रंगीन अशुद्धि है उनको अपनी सतह पे क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा। और जैसे हम इसको निकालते हैं तो ये विलयन बाद में कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो चारकोल ने यहाँ पे क्या काम किया, चारकोल ने जो शर्करा का जो विलयन है उससे जितनी भी रंगीन अशुद्धियां उनको अपनी सतह पे अधिशोषित कर लिया। और जैसे हमने उसको निकाल दिया तो विलयन कैसा बच गया आपका, रंगहीन। तो यानी रंगीन जो विलयन था वो किसकी वजह से था, अशुद्धियों की वजह से। तो ये भी आपके एक बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर 1 नंबर में, छोटे वाले क्वेश्चन में, कि रंगीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो शर्करा के विलयन में रंगीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आप कोई भी ऑर्गेनिक डाई होती है जैसे कि मेथिलीन ब्लू हो गई, इसके अंदर आप इसको जानते हो चारकोल या एनिमल चारकोल आप जब जैसे ही डाल देते हो तो उसके विलयन में भी जैसे आप चारकोल डाल देते हो तो वहां से जो भी उसका कलर होता है वो चारकोल अपनी सतह पे क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है और वो विलयन कैसा हो जाता है, रंगहीन। तो ऐसे भी आप लोग का आ सकता है कि अगर मान लो रंजक जो होते हैं, डाइज जो होते हैं, उनसे अगर कलर को आपको करना हो अलग तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तो भी आप किसका प्रयोग करते हो, चारकोल का, जानता हो चारकोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ आया कि ये हमारे हो गए अधिशोषण के उदाहरण। ठीक है, अधिशोषण प्रक्रिया समझ आई, सतह पे होने वाली प्रक्रिया है, 2 प्रकार से, ज्यादा हुई तो धनात्मक, अगर कम हुई तो ऋणात्मक। उदाहरण उनमें पढ़ लिया, सिलिका जेल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वातावरण से ह्यूमस या फिर नमी को हटाने के लिए, और चारकोल का प्रयोग किया जाता है आपकी अशुद्धि हटाने के लिए, रंगीन अशुद्धि हटाने के लिए चारकोल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारी जो एक प्रक्रिया आती है वो आती है हमारी अधिशोषण, अवशोषण, शोषण। ठीक है, जो नेक्स्ट जो हमारी प्रक्रिया आती है, 2 प्रक्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। 2 प्रक्रिया कौन सी, एक हमने अधिशोषण पढ़ा, नेक्स्ट हमने अवशोषण पढ़ा। उसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे आती है शोषण। जिसको बोलते हैं शोषण। ठीक है, शोषण प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, शोषण। इसके अंदर देखो क्या होता है, इसमें अधिशोषण व अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। यानी कि पहले क्या होता है आपका, अधिशोषण होता है तथा बाद में क्या हो जाता है, अवशोषण भी हो जाता है। यानी कि पहले उसमें अधिशोषण ही होगा, लेकिन अगर कुछ देर के लिए आपने छोड़ दिया उसको तो वहां पे क्या हो जाएगा, अवशोषण भी हो जाएगा, यानी अंदर वाली सतह पे भी चले जाएंगे। यानी कि क्या होता है, यहाँ पे पहले तो प्रक्रिया कौन सी होती है, अधिशोषण, और फिर बाद में कौन सी प्रक्रिया हो जाती है, अवशोषण। तो जब आपकी अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है तो वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, शोषण। वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, शोषण। तो हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि जब अधिशोषण व अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं होती है एक ही केस के अंदर, जब अधिशोषण भी हो रहा है और बाद में अवशोषण हो रहा है तो वो प्रक्रिया हमारी दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोलेंगे,
शोषण, क्योंकि देखो अकेला अधिशोषण नहीं हो रहा तो अधिशोषण भी नहीं बोल सकते, अकेला अवशोषण भी नहीं हो रहा तो अवशोषण भी नहीं बोल सकते, दोनों प्रक्रियाएं संपन्न हो रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, अशोषण। ठीक है, तो इस शोषण के उदाहरण की अगर हम बात करें तो शोषण के उदाहरण की बात करें तो इसके अंदर हम लोग देखें तो आपका जो आपके रेशे होते हैं, जिसको हम लोग फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है, इस पर जैसे ही आप रंजक डालते हो, डाइस, ठीक है, तो रंजक जैसे ही हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो ये जो डाइज हैं ये क्या होते हैं, सतह सतह पर क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं, यानी पहले तो ये कहाँ रंगे जाते हैं, सिर्फ सतह सतह पे क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो आपके फाइबर होते हैं उसकी अंदर वाली सतह में भी क्या होते हैं, ये रंजक चले जाते हैं। तो पहले क्या हुआ, अधिशोषण सिर्फ और सिर्फ सतह सतह पे, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद वो अंदर वाली सतह पे अंतरापृष्ठ जो होता है उस पर भी चला गया, यानी कि क्या हो गया, आपका अवशोषण भी हो गया। ऐसे ही आपको जो दूसरा उदाहरण देखते हैं तो H2 गैस होती है, उसको अगर चारकोल की सतह पे आप लोग अधिशोषित कराते हो तो सबसे पहले तो H2 जो गैस होती है, अगर H2 गैस हमने डाली तो वो ओनली क्या होगी, सतह सतह पे जाएगी। ठीक है, सतह सतह पे अधिशोषित होने के बाद, यानी ये प्रक्रिया तो क्या हो गई आपकी, अधिशोषण। लेकिन आपने जैसे ही कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दिया तो क्या होगा, ये जो H2 गैस है वो अंदर अंतरापृष्ठ में भी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से फैल जाएगी। तो पूरी तरह से फैल जाएगी तो क्या हो जाएगी, आपकी अंतरापृष्ठ पे फैल जाने के कारण यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हो गई, आपकी अवशोषण प्रक्रिया भी हो गई। इसलिए ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, शोषण। समझ में आया, क्या हो गई, अगर अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, शोषण प्रक्रिया। ओके, तो ये हमारी हो गया टर्म्स एक कंप्लीट। नेक्स्ट जो आती है, एक आती है विशोषण। विशोषण क्या होता है, देखो विशोषण क्या होता है कि जब हमारा अधिशोषण हो गया, ठीक है, अधिशोषण हो गया यानी कि मान लो ये जो हमारी सतह थी, इस सतह पे जो वाटर के ड्रॉपलेट्स थे वो आके इस प्रकार से जम गए हैं, ठीक है, और हम किसी भी तरीके से इस सतह से इस वाटर के ड्रॉपलेट्स को क्या कर दे, हटा दे, ठीक है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, विशोषण। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, इस लकड़ी के टुकड़े को पानी के अंदर डिप किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सतह पे पानी का अधिशोषण हो जाएगा। आप इसको बिल्कुल तेज धूप के अंदर रखिए, क्या होगा, पानी की सतह जो होंगी वो क्या हो जाएगी, पानी के जो यहाँ पे जुड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, इजीली यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो वो प्रक्रिया क्या हो गई, विशोषण हो गई। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी विशोषण। यानी कि ये जो हमारा सब्सटेंस है ये क्या हो गया, हमारा अधिशोष्य, और नीचे वाला सब्सटेंस है ये क्या हो गया, अधिशोषक। तो अधिशोषक से अधिशोषक को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी विशोषण। विशोषण में क्या होता है, जो भी हमारा सांद्रित हुआ पदार्थ है उसको हम उस अधिशोषक की सतह से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज विशोषण या डिजोप्शन, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजॉप्शन कहते हैं। अब देखो, जैसे मान लो आपका उदाहरण भी मैंने बता दिया कि इसके अंदर आप इसको पानी के अंदर डिप करोगे, तो इसको जैसे ही हम पानी के अंदर डिप करते हैं तो इसमें अधिशोषण प्रक्रिया होगी, पानी की जो अणु है वो क्या हो जाएंगे, इसकी सतह पे अधिशोषित हो जाएंगे। लेकिन जैसे आप इसको क्या कंडीशन देते हो, बहुत तेज धूप देते हो, यानी बहुत तेज टेम्परेचर देते हैं, तो ये पानी के जो ड्रॉपलेट्स है वो क्या हो जाएंगे, वेपर बन के उड़ जाएंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, जो भी अधिशोषित हुआ पदार्थ है वो क्या चला गया, बाहर चला गया। लेकिन इसके बजाय आप अगर ऐसा करो, इसको आपने पेंट के अंदर डिप किया और फिर आपने निकाल के धूप में छोड़ दिया, आई थिंक सूख ही जाएगा पेंट, वो उड़ेगा नहीं। तो वो वहां पे जरूरी नहीं हर जगह पे क्या हो, विशोषण प्रक्रिया हो। अगर एक जगह तो देखो, एक प्रकार से तो हमने क्या किया, उसको लकड़ी के टुकड़े को आपने डिप किया और उसमें विशोषण प्रक्रिया संपन्न हो गई, और एक प्रकार से नहीं हुई, तो दोनों प्रकार से अलग अलग है ना। यानी कि जो हमारा अधिशोषण है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है, एक तो होता है भौतिक अधिशोषण जिसमें वीक बॉन्ड बनते हैं, तो उसमें विशोषण प्रक्रिया भी हो जाती है, ठीक है। और एक होता है हमारा रासायनिक अधिशोषण, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं,
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, जैसे कि मान लो हमने अभी बताया पेंट, अगर अपने पेंट के अंदर डाल दिया तो वहां पे केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, जिस वजह से विशोषण प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे रासायनिक और भौतिक। ये तो जस्ट मैंने आपको अभी बता दिया कि ये दो प्रकार से कैसे हो सकता है। ठीक है, दोनों प्रकार से अलग अलग प्रकार से हो रहे हैं। तो यानी कि विशोषण के अंदर डेफिनेशन आपको क्या याद रखनी है, जस्ट अधिशोषक को अधिशोषक से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है विशोषण। ओके, डेज ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आती है वो आती है कि अधिशोषण जो हो रहा है उसकी थर्मोडायनामिक जो होती है क्या बोलते हैं, संभाव्यता, पॉसिबिलिटी, उष्मागतिकीय संभाव्यता। भाई जो हमारी अधिशोषण प्रक्रिया है वो हो क्यों रही है, क्या कारण है, किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वो आएगी वो हमारी क्या होती है, उष्मागतिकीय संभाव्यता। थर्मोडायनामिक पॉसिबिलिटी। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हमारे जो ड्रॉप पानी के ड्रॉपलेट्स हैं वो ऐसे आपने कभी देखे हैं क्या, ऐसे देखे क्या आपने कभी नहीं देखी। पानी की ड्रॉपलेट्स कैसे बनती है, ऐसे गोलाकार फॉर्म में ही बनती है, ऐसे गोल गोल से ही रहती है ना। हम लोग पानी की ड्रॉपलेट्स को ऐसे ही बनाते हैं, तो ये ऐसे गोल ही क्यों रहती है, ऐसे इस फॉर्म में क्यों नहीं रहती, क्योंकि कोई भी जो पदार्थ होता है वो अपना मिनिमम, जहां पे उसको मिनिमम क्या हो, एनर्जी हो, यानी स्थायित्व में जब उसकी एनर्जी सबसे कम होगी तभी क्या होगा, उसकी स्थायित्व ज्यादा होगा, तो वो स्थायी रहना चाहता है। ठीक है, तो स्फेरिकल का देखा गया कि स्फेरिकल के अंदर जब वो कोई भी अणु अगर स्फेयर फॉर्म में यानी कि गोलाकार आकृति में जब रहेगा तो वहां पर क्या होगा, उसके अंदर ऊर्जा सबसे कम होगी, इसलिए ड्रॉपलेट क्या होती है, हमारी गोलाकार रूप में होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब आप सोचोगे सॉरी पृष्ठ तनाव क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो ये बाउल है, ठीक है, इस बाउल के अंदर हम लोग मान लो ये पानी के जो अणु बना रहे हैं, ठीक है, और नीचे भरा जाएगा, बट इतने में समझ आ जाएगा। अब देखना, ध्यान से देखना, ये वाले अगर अणु की बात करें तो ये वाला अणु इससे इधर की साइड अगर ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो इतना ही इधर की साइड लग रहा है, यानी कि ये जो बल है इस बल को क्या कर देता है, पूरी तरह से बैलेंस कर देता है। इसके ऊपर जितना बल लग रहा है उसके नीचे भी उतना ही बल लग रहा है, यानी ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर दे। इसके इधर जितना बल लग रहा है इसके इधर भी उतना ही बल लग रहा है, यानी इधर भी तो अणु है और इधर भी अणु है, तो इधर जितना इसको ये अणु खींच रहा है इतना इधर ये अणु खींच रहा है, तो यानी कि जो बीच में जो अणु होते हैं उन पर जो टोटल नेट जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या निकल जाता है, आपका जीरो। नेट अट्रैक्शन फोर्स क्या निकल जाता है, जीरो। लेकिन अगर हम सरफेस वाले अणुओं की बात करें तो सरफेस के अणु जो है उन पे नीचे की तरफ क्या लगता रहता है, आकर्षण लगता रहता है। इस प्रकार से नीचे की तरफ ही ना, ऊपर की तरफ इन पे कोई भी आकर्षण बल नहीं है, तो ये जो ऊपर की तरफ आकर्षण बल नहीं है इस वजह से ये जो अणु क्या है, टेंशन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो पृष्ठ वाले अणु के पे क्या होता है, खिंचाव ज्यादा हो जाता है, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव, कि जो पृष्ठ के जो मॉलिक्यूल हो बहुत टेंशन के अंदर आ रहे हैं। टेंशन के अंदर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साइड में फोर्स लग रहा है, तो मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करेगा, नीचे की तरफ ले जाने, यानी छोटे से छोटे क्या अंदर साइज के अंदर आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे पृष्ठ वाले जो अणुओं के अंदर जो तनाव होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पृष्ठ तनाव। तो ये जो पृष्ठ तनाव जो है, अब देखो इसके कारण, सुनना ध्यान से, इसके कारण जो होता है वो ये जो बाहर से कोई अणु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता, रखता है ना भाई। नीचे की तरफ तो इसके पास है ही अणु, तो ये ऊपर की तरफ अपने अणु को क्या करने का, लाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मान लो इसके ऊपर जो अणु आ गए तो ये वाले तो तनाव से मुक्त हो गए। अब वो अगले वाले की झंझट है, टेंशन है कि वो अपना तनाव में आए कि नहीं आए, लेकिन ये अणु क्या होंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो ये क्या अधिशोषण प्रक्रिया हुई किस वजह से है, पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव की वजह से क्या हुआ कि जो पृष्ठ के जो अणु है उन पर क्या होगा, एक ही साइड में क्या लग रहा था,
आकर्षण बल लग रहा था, जो बीच में अणु है उन पर चारों दिशाओं में बल लग रहे थे, तो नेट जो आपका अट्रैक्शन फोर्स हो गया वो 0 हो गया। लेकिन जो पृष्ठ वाले अणु है उनमें नीचे की तरफ आकर्षण बल लग रहा है, इसलिए वो इस आकर्षण बल को संतुलित करने के लिए बाहर से अणु को अपनी ओर क्या करते हैं, सतह पे आकर्षित करते हैं। बीच के अंदर नहीं करते, क्योंकि बीच के अंदर क्या है, सब बैलेंस है, लेकिन वो सतह सतह पर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सतह सतह पर आकर्षित करते हैं, वो प्रक्रिया हमारी क्या होगी, अधिशोषण। तो अधिशोषण होने के लिए जिम्मेदार क्या चीज है, पृष्ठ तनाव हो गया, सरफेस टेंशन हो गया। ठीक है, कि ये अधिशोषण क्या हो रही है, इससे अधिशोषण जो हमारा प्रक्रिया क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। क्योंकि जो पृष्ठ के अणु हैं, इन अणुओं की वजह से ही क्या होंगे, ये आपके दूसरे जो अणु बाहर घूम रहे हैं इसके ऊपर आएंगे। अब क्या हो रहा है, देखो एक चीज देखना कि मैंने आपको बताया ये बहुत तनाव में थे। जब हम लोग को टेंशन होती है तो हमारा बीपी हाई होता है ना, वही सब लोगों को टेंशन हो जाती है, सब गुस्से में रहते हैं, ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो यानी उस टाइम पे ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा। तो ऐसे इन अणुओं में होता है, जिस टाइम पे ये है उस टाइम पे इनकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। इस टाइम पे इनकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, बाहर से कोई भी अणु, जैसे कि मान लो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, ये मान लो आपकी सतह है, इस सतह पे पाए जाने वाले ये अणु, ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, अब क्या हुआ, इनकी ऊर्जा पहले क्या थी, ऊर्जा क्या थी, ज्यादा। ऊर्जा को हम लोग एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। ओके, ऊर्जा को हम लोग एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। अब कुछ अणु जो है वो बाहर घूम रहे हैं, ऐसे पानी के जैसे, मान लो ये पानी की है, ठीक है, तो ये बाहर घूम रहे हैं। अब जैसे इनकी क्षमता क्या है, इनके पास नीचे की तरफ तो बल लग ही रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ तो अणु है, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं लग रहा। तो ये इन अणुओं को अपनी ओर क्या करने की, आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तो ये इन अणुओं को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो ये जो भी अणु थे रैंडमली बाहर, ये आके यहाँ पर क्या हो गए, जुड़ गए। एक चीज ध्यान से सुनना यहाँ पे, अब पहले इसकी ऊर्जा क्या थी, ज्यादा थी, लेकिन जैसे इसके साथ जुड़ गए, फ्री, टेंशन से क्या हो गया, फ्री हो गया, तो उस टाइम पे इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। यानी कि ये ऊर्जा का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। अगर इसने ऊर्जा का त्याग कर दिया तो अधिशोषण कैसी प्रक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्मा रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये प्रक्रिया कैसी हो गई, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। तो अधिशोषण आपकी कैसी प्रक्रिया है, आपकी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्लियर है, अधिशोषण कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अब देखो एक चीज देखना कि जैसे मान लो ये सतह पर आके जम गए आपके, तो देखो ये जो अणु थे पहले, ये जो अणु थे, इनकी एंट्रोपी क्या थी, ज्यादा। एंट्रोपी क्या चीज होती है, एंट्रोपी होती है सिस्टम में अव्यवस्था। जितनी ज्यादा अव्यवस्था उसकी उतनी ज्यादा एंट्रोपी। तो यहाँ पर देखो पहले ये अणु ऐसे घूमे रहे थे, है ना, तो यानी इनकी एंट्रोपी क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन अभी ये देखो एक जगह पे एक लाइन में क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए, तो इसलिए इनकी एंट्रोपी को हम लोग क्या प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम। यानी कि अधिशोषण प्रक्रिया में ऊर्जा क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, और एंट्रोपी भी क्या होती है, नेगेटिव, कम हो जाती है। तो जो हमारे गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण होती है, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण होती है जो 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है, तो 11th क्लास में पढ़ी होगी आपने। तो इसके अंदर हम लोग की बात करें तो जो गिब्स ऊर्जा होती है, अब देखो ये डेल एच है, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव। और जो टी डेल एस है, देखो डेल एस क्या हो रही है, नेगेटिव है, और ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो देखो एक चीज आपको बता देती हूँ, याद नहीं हो तो मैं बता देती हूँ। डेल जी 11th क्लास में वैसे तो पढ़ा है, लेकिन फिर भी नहीं याद हो तो मैं बता दूं कि जब डेल जी आपका नेगेटिव होता है तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, यानी खुद से होती है, स्वतः होती है। ठीक है, और डेल जी अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, रिएक्शन को हमें बाहर कंडीशन देके करवाना पड़ता है। तो यानी कि डेल जी जब तक नेगेटिव रहेगा तब तक रिएक्शन क्या हो जाएगी, खुद होती रहेगी, तब से रिएक्शन क्या होती, खुद होती है। तो देखो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर अगर हम ये वैल्यू पुटअप करते हैं, तो देखो ये वाली पुटअप करते हैं, तो ऊर्जा मतलब एंथैल्पी डेल एच, और ये माने की डेल एस नेगेटिव है, ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है, तो ये चीज तो क्या हो गई है, पॉजिटिव, और ये चीज क्या हो गई आपकी, नेगेटिव। तो देखो इसको
नेगेटिव होने के लिए, डेल जी को नेगेटिव होने के लिए क्या जरूरी है कि डेल एच पर्याप्त मात्रा में क्या हो, ऋणात्मक हो। अगर ये पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, ऋणात्मक होगा, तब तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, पॉसिबल। लेकिन एक समय ऐसा होता है जब डेल एच डेल टी डेल एच के क्या होता है, लगभग बराबर आ जाता है। तो डेल एच टी डेल एच के जब बराबर आ जाता है तो उस टाइम पे हमारे क्या आ जाती है, इक्विलिब्रियम, यानी उस टाइम पे हमारी क्या आ जाती है, साम्य अवस्था। ओके, साम्य अवस्था आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी थर्मोडायनेमिक पॉसिबिलिटी है, उसमें गति की संभाव्यता है कि कैसे होती है। एक बीच में एक टॉपिक रह गया कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है, वो हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे। बाकी शायद नोट्स मिल जाए, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, वैसे मैं बता देता चलो। अधिशोषण क्या होता है, सरफेस पे होने वाली क्रिया है। अवशोषण क्या है, पूरे अंदर तक होने वाली प्रक्रिया है। अधिशोषण के अंदर, अधिशोषण क्या होते हैं, सिर्फ सतह पे होते हैं ना, अवशोषण के अंदर पूरे अणुओं के अंदर होता है। अधिशोषण के अंदर अगर हम बात करें तो अधिशोषण कैसी प्रक्रिया है, एक अधिशोषण शुरू के अंदर ज्यादा होता है और लास्ट में क्या होता रहता है, कम होता रहता है। शुरू के अंदर ज्यादा क्यों होता है, देखो हमने यहाँ पे बात करी तो यहाँ पे देखो, अगर हमने बात करी तो ये हमारी सतह है। अब देखो शुरू पे पूरी सतह क्या है, खाली है, तो आसानी से अणु क्या आगे यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। लेकिन एक बार अणु जैसे अगर जुड़ गए, दोबारा कोई जुड़ने वाले में तो वो धीरे जुड़ेंगे। ठीक है, तो अधिशोषण स्टार्टिंग में हाई होता है, बाद में क्या हो जाता है, लो हो जाता है। लेकिन अवशोषण में ऐसा नहीं, जैसे आपने डिप किया बिस्किट को, पूरी तरह से गिला और वो एकदम से, तो यानी कि एक साथ होती है अवशोषण प्रक्रिया, क्या होती है, एक साथ होती है। ठीक है, अधिशोषण में अंदर क्या होता है, अंदर वाले अणु पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अवशोषण के अंदर भी क्या होते हैं, अणु समान रूप से क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, अभी अवशोषण का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, चौक को पानी में डालना, या फिर आप लोग स्पंज को पानी में डालना। अधिशोषण के आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो, चारकोल का जो आपका क्या होता है, रंजक का अवशोषण, या फिर आप लोग सिलिका जेल का नमी का अवशोषण, ये आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके अंतर हो गए। नेक्स्ट हम लोग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना बहुत है, नोट्स बनाई हुई है, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और जो पिछले चैप्टर से रिलेटेड कुछ हो तो वो आप सर को बता देना, ताकि आप लोग पता चल जाए। ठीक है, इतना अच्छे से पढ़िए।